हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर के पेपर्स की, मेंस की, एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 साइंस की, उसमें हमने 2015 के क्वेश्चन कर लिए, 2016 के क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, अभी तक मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि मैम प्लीज़ इसे सीरीज़ को कंटिन्यू रखिएगा, बहुत हेल्प मिल रही है, बहुत ही अच्छा आप समझाते हो, कंटेंट बहुत अच्छा है। तो आप चिंता मत करिए, ये पूरी सीरीज़ मैं कंप्लीट करूँगी और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैं जो ये सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, तो देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं एनालिटिक्स देखती हूँ अपने वीडियो का, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो देखने वाले जो है ना, 3 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। एक टाइप ऐसा है जो सिर्फ वीडियो देख रहा है, वो देख रहा है कि हाँ मेंस के मुझे कुछ आंसर मिल जाएंगे, ठीक है मैं देख लूँगा। दूसरे ऐसे हैं जो इसका आंसर लिख रहे हैं कॉपी पे और सोच रहे हैं कि इसको याद करूँगा और फिर मैं आंसर लिखाऊंगा किसमें, पेपर में, ठीक है। तीसरे लोग हैं जो कि वीडियो को पॉज करते हैं, खुद से आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, फिर मैच करते हैं। ये एक मॉडल आंसर की तरह है आपके लिए। तो वो मैच करते हैं कि उन्होंने कहाँ पे क्या गलती कर दी, वो अपने आंसर को और अच्छा कैसे बना सकते थे। जो तीसरा टाइप का बच्चा है वो आगे निकलता है, क्योंकि आपको पता है वो आपसे कहीं आगे तैयारी कर रहा है। उसे पता है कि उसे आंसर राइटिंग करनी ही है, उसे मेंस लिखना ही है अगर वो पीएससी में आ गया है तो। और मेंस मतलब आपको 6 दिन 6 पेपर देने हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन लिख दिया निकल गया तुक्के से, नहीं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप 3rd नंबर के स्टूडेंट्स बनिए। आप वीडियो को पॉज करिए, लिखने की कोशिश करिए, जो भी आपको समझ में आता है इतने सारे टॉपिक्स में। 2015 कंप्लीट है, 16 कंप्लीट है, ये 17 अभी चल रहा है, तो आपको बहुत सारे मॉडल आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आप टॉपिक चूज कर लीजिए और ऐसा करिए कि एक दिन में आप 10 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए। शुरू में क्या करिए, 10 वर्ड्स के लिखिए, ठीक है, 50 वर्ड्स लिखिए, फिर 200 वर्ड्स में जाइए। अगर आपको लगता है कि इतने बड़े हम नहीं लिख पा रहे हैं, अगर आप एक दिन में 10 भी लिखते हैं क्वेश्चन, तो सोचिए 30 दिन में कितने होंगे, 300। और अगर आप यही कंटिन्यू रखते हैं तो आने वाले 2022 के मेंस में आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं, और सीरियस मतलब इतना कि आपको किसी भी हाल में पेपर निकालना है, कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना रैंक सुधारने के लिए पेपर देते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू के क्लोज जाके वापस आ जाते हैं, बहुत सारे का मेंस 1-2 नंबर से रुक जाता है। उसके अलावा 3-4 साल से लगातार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं। तो आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से है, इसलिए अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप एक स्टेप अपना बहुत अच्छे से टारगेट बना के चलें, ठीक है। जैसे आपने देखा वीडियो, आप उसको पॉज करें, लिखने की कोशिश करें और फिर देखें कि मॉडल आंसर क्या हो सकता है, मैं कहाँ पे अपना आंसर बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, कहाँ पे मैंने अच्छा लिखा है, थोड़ा इम्प्रूव बस करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आज का देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो आया था एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ठीक। राइट ब्रीफली अबाउट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ये आपका 10 वर्ड्स में भी आ सकता है, ठीक है। क्या है एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, अभी जो है वो 50 वर्ड्स में पूछा ही गया है, ये आपका 200 वर्ड्स में भी आ सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करिए, उसके साथ साथ कोई 1-2 पार्ट आपसे पूछ लेगा ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो बताते हैं सबसे पहले 50 वर्ड्स में एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स है, ठीक है, इसमें ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड है दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट हॉर्मोन्स। ये याद रखिएगा, यहाँ पे हॉर्मोन्स वर्ड होना चाहिए। तो क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट वेरियस बॉडीली फंक्शन, ठीक है। ये केमिकल मैसेंजर है जो बहुत सारा बॉडीली फंक्शन रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉर्मोन्स। प्रोड्यूस और सिक्रीट कौन करता है, ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, इट इंक्लूड्स ग्लैंड्स सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं आपके, जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो इसमें आपको बताना है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन बता दी, फिर उसके बाद क्या किया, एग्जाम्पल दे दिया। मैंने यहाँ 1 2 3 4 करके लिखा है, आप चाहें तो पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, ये बताना है कैसे काम करता है। दीज हॉर्मोन्स ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट सेल्स। ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है, और टारगेट सेल तक जाता है, वेयर दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड इनिशिएट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज,
ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है और जो टारगेट सेल है वहां तक पहुंचता है, फिर वहां स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच हो जाता है और बाइंड हो जाता है, और फिर क्या करता है, इनिशिएट करता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, जो भी रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, द एंडोक्राइन सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मूड एंड ओवरऑल होम्योस्टैसिस। ठीक है। आपको ये पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम का पहले डेफिनेशन बताया, फिर बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें कौन कौन सा ग्लैंड इंक्लूड है, फिर आपने बताया कि ये काम कैसे करता है। ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में घुलता है, फिर वो रिसेप्टर तक जाता है, सेल तक जाता है, वहाँ रिसेप्टर से कनेक्ट होके क्या करता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। फिर यहाँ पे हमने बताया कि ये क्या क्या यूजेस हैं इसके। ठीक है। वाइटल रोल किस किस में है, मेटाबॉलिज्म में है, ग्रोथ में है, डेवलपमेंट में है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में है, मूड में है। तो ये सारी चीजें आपने किसके लिए बताएं, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका imbalances or disorder within the endocrine system can lead to various health issues। फिर आपने बता दिया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है एंडोक्राइन सिस्टम में, कोई भी इम्बैलेंस है या डिसऑर्डर है, तो क्या होगा, ये लीड करेगा वेरियस हेल्थ इश्यूज। अब हेल्थ इश्यूज बता देंगे कौन कौन से, सच एज हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अब हार्मोन्स जैसे क्रिएट करता है, सिक्रीट करता है ये, तो सीधी बात है इसमें अगर इम्बैलेंस आएगा तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा ही होगा। डायबिटीज, आपका पैनक्रियाज है ना यहाँ पे ग्लैंड, तो डायबिटीज हो सकता है। थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, आपको पता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी इसमें इंक्लूड है, तो वो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो आपने बताया कि पहले ये क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से ग्लैंड इंक्लूड हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, मेन काम उसका क्या है। फिर उसने आपने बताया कि अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो आपको हेल्थ इश्यूज कितने बड़े बड़े हो जाएंगे, थायराइड हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका मेडिकल इंटरवेंशंस सच एज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आर ऑफन यूज्ड टू मैनेज इंडोक्राइन डिसऑर्डर। जैसे आपको पता है डायबिटीज के लिए, थायराइड के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं हम, फिर मेडिकल इंटरवेंशन लेते हैं। तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताना है शुरू से लेके लास्ट तक। मैंने मेन चीज़ें उसमें इंक्लूड की हैं, जैसे कि डेफिनेशन क्या है, ग्लैंड कौन कौन से हैं, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, फिर क्या काम करता है। यहाँ पे मैंने बता दिया अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, लिखने की कोशिश करिए, लिखने के बाद आप फिर मैच करिए कि आपने कौन कौन से पॉइंट छोड़ दिए, कौन कौन से पॉइंट और इंक्लूड कर सकते थे, जिससे आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सोलर एनर्जी एंड मध्य प्रदेश। आपको पता है मध्य प्रदेश स्पेसिफिक बहुत सारी चीजें आती ही आती हैं, तो 2017 में भी पूछा गया था सोलर एनर्जी और मध्य प्रदेश के बारे में। सबसे पहले सोलर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे। सोलर एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ sunlight into electricity making it a renewable and sustainable source of energy। सोलर एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, हम सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि एक हमें ऑप्शन दे रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। ठीक है। मध्य प्रदेश इज अ स्टेट इन सेंट्रल इंडिया। हम बताएंगे पहले उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश की, कि कैसे सोलर एनर्जी का रिलेशन मध्य प्रदेश से अच्छा है। सेंट्रल इंडिया में है, दैट हैज अबंडेंट सोलर एनर्जी पोटेंशियल। क्योंकि मध्य प्रदेश आपका सेंट्रल इंडिया में है और वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है, तो आपका जो सोलर एनर्जी पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन एंड एम्पल सनलाइट। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बता दिया, एक लाइन में बता दिया सनलाइट सोलर एनर्जी के बारे में, फिर हमने बताया मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के बारे में। तो पहले तो हम बता देंगे कि मध्य प्रदेश का लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन इतना अच्छा है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संभावना है सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। फिर हम बताते जाएंगे कि मध्य प्रदेश क्या क्या कर रहा है सोलर एनर्जी की फील्ड में। सबसे पहला, MP has implemented various solar power project including solar parks and rooftop solar installation under मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022। ये पहले भी पॉलिसी आई थी 2022 में, फिर ये क्या हुई, अमेंड हो गई है। तो हमने बहुत सारे सोलर पार्क के लिए, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए हमने क्या किया, हम यहाँ सबसे पहले तो पॉलिसी लेकर आए हैं मध्य प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है। सोलर एनर्जी से रिलेटेड। नेक्स्ट हो गया द स्टेट्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, जो कि आपका है
रुमसा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क हैज़ कैपेसिटी ऑफ 750 मेगावाट्स। ठीक है, तो हम आपको पता है कि जो रीवा में आपका अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो लग चुका है वो 750 मेगावाट उसकी क्या है कैपेसिटी है। उसके अलावा 600 मेगावाट का हम ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मध्य प्रदेश जो है गवर्नमेंट बहुत छोटे छोटे टारगेट कर रही है कि 10 मेगावाट या 20 मेगावाट। हम टारगेट कितना कर रहे हैं, 750 मेगावाट का हमने एक प्लांट लगा दिया। उसके अलावा 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर में जो आपका पानी वाला एरिया है, डैम वाला एरिया, वहाँ पे हम क्या फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा रहे हैं। इसके दो फायदे हो गए, एक तो आपका इंसोलेशन से पानी नहीं जाएगा वेस्ट इवेपोरेशन में। उसके अलावा जो हमारा सोलर प्लांट है वो उसके लिए लैंड चाहिए होता है, तो आपका पानी वाला एरिया है वो किस में यूज हो जाएगा, सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो दो इसके काम हो गए। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, एमपी एम्स टू इंक्रीज इट्स सोलर पावर कैपेसिटी टू 10,000 मेगावाट बाय 2022, मतलब 2022 तक इनका टारगेट था कि हम कितना कर देंगे, 10,000 मेगावाट टारगेट अचीव करेंगे, प्रोवाइडिंग क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी टू इट्स रेसिडेंट्स। जो कि यहाँ के लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हमने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रखा था, सोलर पावर कैपेसिटी पे। हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का प्लान है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस हम किस पे कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट पे, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश का जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सोलर एनर्जी की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस इंसेंटिव्स एंड पॉलिसीज टू प्रमोट सोलर एनर्जी अडॉप्शन। आपको पता है कि अगर सोलर एनर्जी का अडॉप्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है, बिजनेसेस वाले कर लेते हैं, सिविल सोसाइटी आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करें, अगर घरों घरों में जो रूफटॉप है वहाँ पे लोग अडॉप्ट कर लें सोलर एनर्जी, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत ही ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी। एक तो खुद के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो गवर्नमेंट उनसे परचेज भी कर लेगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है बिजनेसेस को, हाउस होल्ड्स को, कि आप परचेज करिए सोलर एनर्जी, सोलर प्लांट अपने रूफटॉप पे इंस्टॉल करवाइए। ठीक है, सच एज नेट मीटरिंग एंड सब्सिडीज फॉर सोलर इंस्टॉलेशन। सोलर इंस्टॉलेशन के लिए बहुत सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट और बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इससे क्या होगा, एक तो लोग जो अपनी एनर्जी डिमांड है वो कम हो जाएगी, और अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो आप अदर सेक्टर्स में भी अपने यहाँ की एनर्जी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा जो है तरीका गवर्नमेंट का, वो खुद भी प्रमोट कर रही है, खुद भी इंस्टॉलेशन करवा रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट बिजनेसेस और हाउस होल्ड को भी क्या कर रही है, सब्सिडीज दे रही है कि आप इंस्टॉलेशन करवाइए, सोलर इंस्टॉलेशन। देन नेक्स्ट हो गया, सोलर एनर्जी इन एमपी हैज़ डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पावरिंग एग्रीकल्चरल पंप। आपका जो कुसुम योजना है जिसमें क्या कर रहे हैं, जो आपका एग्रीकल्चरल पंप है वो किससे चलेगा, आपके सोलर एनर्जी से चलेगा। उसके लिए हमने, मतलब ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी का जो हमने यूज़ है सिर्फ एक ही फील्ड में रखा है कि आप क्या करिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए, ऐसा नहीं है। जो आपके एग्रीकल्चरल पंप हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में इसका यूज़ हो गया, स्ट्रीट लाइटिंग में हो गया, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में हो गया, सूर्य शक्ति कैंपेन। ठीक है, जो ये हम एमपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने चलाया है सूर्य शक्ति कैंपेन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू सोलर एनर्जी। ठीक है, इसके लिए, और इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ पीपल इन रिमोट एरियाज। बहुत सारे आपको पता है कि ऐसे लोकेशन थे पहले, ऐसे गांव थे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची हुई थी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोलर पावर के थ्रू, क्योंकि लोकेशन ऐसी है, धूप तो हर जगह रहेगी ही, तो हम सोलर पावर के थ्रू पूरे हाउस होल्ड को रूरल एरिया में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए जो ये सोलर एनर्जी है मध्य प्रदेश में, तो ये हर चीज़ पे यूज़ हो रही है। एक तो इससे आप एनर्जी डिमांड है जो आपकी, ठीक है, एनर्जी डिमांड भी वो भी कम हो रही है। उसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप जो छोटे किसान हैं, मार्जिनल किसान हैं, उनको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। उसके अलावा जो आपका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, इलेक्ट्रीफिकेशन, उसमें हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो गांव है वो बढ़िया, वहाँ पे बिजली वगैरह आ जाएगी पूरे टाइम सोलर एनर्जी की वजह से। उसके अलावा क्या हो रहा है, हम जो रोड लाइट्स हैं, रोड लाइट्स में भी हम यूज़ कर रहे हैं रोड लाइट्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी और मध्य प्रदेश अलग अलग फील्ड में। आप तो चाहें अलग अलग फील्ड में भी कर सकते हैं,
एमपी ने क्या किया है, मतलब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या करने का प्लान है, कैसे सपोर्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो ऐसे भी बता सकते हैं अलग अलग फील्ड के लिए, या फिर जैसे मैंने बताया है पहले क्या टारगेट था, अभी का क्या टारगेट है, हमने क्या क्या अचीव कर लिया है, आगे क्या अचीव करने के टारगेट हमने बना रखे हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया सोलर एनर्जी एंड मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है आपकी। तो आप पॉज करिए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, लिखने की कोशिश करिए, फिर स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री। वैसे भी आपको पता है ग्रीन वर्ड अगर लग जाता है कहीं पे भी, किसी भी वर्ड के आगे, तो उसका क्या मतलब है, हम कहीं ना कहीं सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीन आपका बजट हो गया या फिर ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, जो भी है हम क्या करने लग जाते हैं, सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। तो ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री is an approach that focuses on designing chemical processes and products to minimize the use and generation of hazardous substances। ठीक है, हम केमिकल प्रोसेसेस या ऐसे जो सब्सटेंस बना रहे हैं उन पे फोकस करते हैं कि वो ऐसे बनाएं जिससे आप मिनिमाइज कर पाए यूज एंड जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। उसको क्या कर पाए, मिनिमाइज कर पाए। ठीक है, खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं हम, मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, it aims to promote environmental friendly practices by reducing waste, conserving resources and prioritizing the health and safety of both humans and the planet। ठीक है, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें क्या करें, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से करें। ठीक है, जो भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, उसके अलावा जो आपका वेस्ट है वो कम से कम हो, आपका जो रिसोर्सेस है वो कंजर्व हो। ठीक है, और हम प्रायोरिटाइज करें कि हम हेल्थ को, सेफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो जब हम ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं तो हम रिसोर्सेज को कंजर्व करने का सोचते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, हम उसको रिसाइकिल कर दें, बार बार उसको रीयूज कर लें। ठीक है, उसके अलावा हम ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाएं, मतलब हम अगर प्रोडक्ट्स बना भी रहे हैं तो हमारी प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए कि आपकी कम से कम हजार्डस सब्सटेंस यूज हो। ठीक है, और जो ह्यूमन है और प्लैनेट है दोनों को हम क्या कर पाएं, सेव कर पाएं, हेल्दी प्लैनेट हो, हेल्दी आपका इन्वायरमेंट हो। ठीक है, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड्स एंड बायो बेस्ड मटेरियल्स। अब इसके हम कर कैसे सकते हैं, हमने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी कि हम मतलब हजार्डस सब्सटेंसेस हैं उनका कम से कम यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे। हम कर सकते हैं रिन्यूएबल जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज करके, जैसे कि हम एनर्जी में कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल की जगह हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही हम केमिस्ट्री में जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, बायो बेस्ड मटेरियल जो होते हैं, मतलब हमें क्या करनी है, रिसर्च ही तो करनी है, उस फील्ड में रिसर्च करेंगे तो हम इस चीज को जो हजार्डस सब्सटेंस है उसको रिप्लेस करते हैं बायो बेस्ड मटेरियल से। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल ड्राइव्ड रिसोर्सेज, जैसे कि आपका फॉसिल फ्यूल ड्राइव जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम हटा सकते हैं बायो बेस्ड रिसोर्सेज से। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से। फिर डेवलपमेंट ऑफ कैटालिस्ट दैट इनेबल इफिशिएंट एंड सिलेक्टिव रिएक्शन, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ हजार्डस रीएजेंट्स। ठीक है, हम ऐसे बायोमेडिकल कैटलिस्ट बना सकते हैं जो कि रिड्यूस कर दे नीड ऑफ हजार्डस रीएजेंट्स। ठीक है, तो हर चीज में आप चाहे कैटलिस्ट की बात कर लीजिए, आप चाहे ऐसे प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, हम सबको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, रिन्यूएबल एनर्जी, जो आपके रिन्यूएबल सोर्सेस हैं और जो बायो बेस्ड मटेरियल्स हैं उनसे कर सकते हैं। देख लीजिए, ये रिलेटेड है आपके सस्टेनेबल केमिस्ट्री से। ठीक है, फिर सस्टेनेबल से रिलेटेड आपकी जितनी चीजें हैं आप वही अलग अलग पॉइंट में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हो गया आपका डिजाइन द एनवायरमेंटली फ्रेंडली सॉल्वेंट्स। अभी मैंने बात की किसकी, कैटलिस्ट की। अभी हो गया सॉल्वेंट। हम जितने भी सॉल्वेंट बना रहे हैं, कैटलिस्ट बना रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं, बायो बेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली कर सकते हैं विद लो टॉक्सिसिटी एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जिससे क्या हो, टॉक्सिसिटी कम हो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सच एज कंटिन्यूअस फ्लो केमिस्ट्री टू मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन। ठीक है, ये हमने क्या बोल दिया कि जब हम केमिकल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं
तो हम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का यूज करें जो क्या हो, मिनिमाइज करे वेस्ट जनरेशन, ठीक है। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ मटेरियल्स टू मिनिमाइज रिसोर्स डिप्लीशन एंड प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स, ठीक है। हमें पता है सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट बनाया कोई भी, फिर उसके बाद हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, रीयूज के बाद हम रिसाइकिल कर रहे हैं। ये हमारी हो गई सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल हैं आपके, उस पर बेस्ड भी काम होना चाहिए आपका केमिस्ट्री का। तो ग्रीन केमिस्ट्री आपकी रिलेटेड हो गई किससे, सस्टेनेबल केमिस्ट्री से। आप जितने भी प्रोडक्ट बनाएं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाएं, जितने भी हजार्डस प्रोडक्ट हैं उनका कम से कम यूज हो, यही सारी चीजें आपको लिख देनी है अलग अलग पॉइंट में, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एक लंबा खींच भी नहीं रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनना चाहिए। आपको चीज़ें समझ में आए, आप इतना समझ लो कि आप खुद से अगर प्रैक्टिस करो तो आप ये चीज़ें लिख पाओ, बस इतना ही मेरा फोकस रहता है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, ये कहीं पे नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको फिर बहुत बोरिंग लगने लग जाएगा अगर मैं बहुत स्लो पढ़ाने लग जाऊँगी तो, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब ब्रीफली फेम इंडिया, ठीक है। फेम इंडिया के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बता देंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, फास्टर अडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, इन इंडिया। तो ये किस पे फोकस करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, ठीक है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन ही बहुत मुश्किल है, तो हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है। तो हमें फॉसिल फ्यूल का यूज कम करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बहुत बड़े लेवल पे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट करें, आपके फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो व्हीकल हैं उनसे, ठीक है। तो इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जिसमें क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं कि आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए। मेन थ्रस्ट ऑफ फेम इज टू इनकरेज इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स में, प्रोडक्ट्स में, जिससे कस्टमर को बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़े और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करे इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को, ठीक है। द फेम इंडिया स्कीम इज एम्ड एट इंसेंटिवाइज ऑल व्हीकल सेगमेंट, जिसमें ऑल व्हीकल सेगमेंट है, ठीक है, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, 3 व्हीलर भी है। तो फेम इंडिया में हर टाइप के जो आपके व्हील्स इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। फेजेस क्या थे, अभी तक 2 फेज हो चुके हैं, 2015 से 2019 तक पहला फेज था, फिर अभी 2019 से 2022 तक दूसरा फेज है, ठीक है। द स्कीम कवर्स हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज। हाइब्रिड है मतलब आपका इलेक्ट्रिक से भी चल जाएगा और उसके साथ साथ फॉसिल फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कभी प्रॉब्लम ही आ गई, आपको लगेगा कि अब गाड़ी अगर चार्ज नहीं है तो मुझे कहीं बीच रास्ते में ही रुक जाएगी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए क्या है, हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं कि आप साथ साथ में फॉसिल फ्यूल भी रखिए, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि फॉसिल फ्यूल इतना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, हमारी डिपेंडेंसी है, मतलब हमें बाहर से ही पूरा का पूरा मंगाना पड़ता है, तो हमारी डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है दूसरी कंट्रीज़ पे। तो स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो अपनी डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पे ऑयल के लिए वो कम करें, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि हम गवर्नमेंट प्रमोट करें, कस्टमर जो हैं, जो आपके सिटीजन्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल लें, ठीक है। तो इसलिए हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। माइल्ड हाइब्रिड है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, प्लग इन हाइब्रिड है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मतलब हम इसमें आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। हाइब्रिड है, हाइब्रिड में भी माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको जैसी आपकी सुविधानुसार लगे वैसा आप व्हीकल खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपकी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। मिनिस्ट्री आपने बता दिया, डिपार्टमेंट बता दिया, हैवी इंडस्ट्री। फिर इसके 4 फोकस एरिया हैं, ये याद रखिएगा कि हमने 4 फोकस एरिया बना रखा है। कौन कौन सा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सबसे पहले तो आप टेक्नोलॉजी बनाएंगे, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका फॉसिल फ्यूल के साथ साथ इलेक्ट्रिक भी यूज होता रहे, ठीक है, व्हीकल्स में। दूसरा डिमांड क्रिएशन,
आपने बना तो ली टेक्नोलॉजी, उसके बाद डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों तक बात पहुंचानी पड़ेगी, फायदे क्या हैं, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्यों आपको लेना चाहिए, तो डिमांड क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद अब पायलट प्रोजेक्ट्स, हम छोटे छोटे सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। एक तो गवर्नमेंट को रिस्पांस पता चलेगा, उसके साथ साथ लोगों तक भी अवेयरनेस आएगी कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं ले रहे कि चार्जिंग जो है बहुत लंबे टाइम तक चलेगी नहीं, हमें बहुत लंबा टूर करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप करने में लगी है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये 4 मेन पिलर हो गए आपके फेम इंडिया के अंदर। ठीक है, जिससे क्या हो, फास्टर अडॉप्टेशन हो। ठीक है, जिसके कारण फास्टर अडॉप्टेशन हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का। फिर ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, सबसे पहला तो इंकरेज करना है फास्टर अडॉप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल बाय वे ऑफ ऑफरिंग अप फ्रंट इंसेंटिव ऑन परचेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, आप देखेंगे 1-2 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं दिखते थे मार्केट में, अब जो है बहुत ही कम दिखते थे, मतलब अब जो है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो आपका 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर आपकी जो गाड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दिखने लग जाएंगी अब मार्केट में। तो ये क्या है, अडॉप्टेशन धीरे धीरे लोग कर रहे हैं, उसके लिए क्या करिए, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है कि आप परचेज करिए। ठीक है, एस्टेब्लिश अ नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, जितने भी हमने बताया कि हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस कर रहे हैं कि हमने गाड़ी तो ले ली लेकिन डर ये रहेगा कि चार्ज कहाँ करेंगे, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हम फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा टू एड्रेस द इशू ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी, मैंने बताया कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है क्रूड ऑयल के लिए, अदर जो आपकी अदर कंट्रीज हैं उन पे, तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रेटेजिकली बहुत नेगेटिव है। उसके अलावा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खराब होता है, तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे क्या करें, शिफ्ट करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ फेम स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्कस ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको पता है कि ये आपका टॉपिक दिया हुआ है, जो भी इंडियंस हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक में, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अब्दुल कलाम के बारे में पूछा गया था 2017 में। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक। सबसे पहले बता देंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम वॉज ऑल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, साइंस एंड टेक में बताना कंट्रीब्यूशन, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, कहा जाता है। मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। अब देखते हैं क्या क्या किया था। सबसे पहले तो he played a pivotal role in the development of India's indigenous guided missile program। इंडिया का जो इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत हमने बहुत ज़्यादा गाइडेड मिसाइल बनाए थे, जो अग्नि है आपका, पृथ्वी है, ये सारे, तो उसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, फिर सेकेंड हो गया, कलाम स्पेयर हेडेड द सक्सेसफुल टेस्टिंग एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स सच एज अग्नि एंड पृथ्वी। ठीक है, इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल जो बनी है उसमें ये क्या थे, ये लीडर थे। उसकी टेस्टिंग से लेके ऑपरेशनलाइजेशन तक सारी चीज़ें जो थी वो हैंडल कर रहे थे कलाम जी। ठीक है, एज अ लीडर। उसके बाद एज अ चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र, ये क्या थे, चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र भी थे, किसके, प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ही एडवोकेटेड फॉर न्यूक्लियर टेस्ट एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द पोखरण 2। जो पोखरण 2 आपका हुआ था 1998 में अटल बिहारी जी के टाइम पे। ठीक है, जिसका जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन शक्ति, उसमें इन्होंने क्या किया था, बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था, क्योंकि उस टाइम पे ये क्या थे, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू स्पेस रिसर्च लीडिंग प्रोजेक्ट्स लाइक SLV-3, जो आपका स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल है, उसके डेवलपमेंट में आपके कलाम जी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अभी क्या आ गया है, PSLV, और अब GSLV तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो उसके पहले जब स्टार्टिंग हुई थी, तो आपका स्पेस लॉन्च व्हीकल जब हमने खुद बनाना स्टार्ट किया था इंडिया ने, तो उसमें कलाम जी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। फिर ही एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने बोला था कि सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन विजन एंड इंडिया ड्रिवन बाय इनोवेशन एंड नॉलेज। इंडिया मतलब जो उनकी बुक है इंडिया 2020, उसमें भी बताया। उसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा ये
फोकस रहता था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है, इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है अगर हम नॉलेज पे, इनोवेशन पे, साइंस एंड टेक पे फोकस करते हैं तो, ठीक है। कलाम प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी, आपकी एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के और रिसर्च इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में कलाम जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। देन हो गया, ही इंस्पायर्ड एंड मेंटर्ड काउंटलेस स्टूडेंट्स इनकरेजिंग देम टू परस्यू करियर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया कि आप क्या करें, साइंस एंड टेक में अपना करियर परस्यू करें, ठीक है। तो ये हो गया कलाम जी के बारे में मेन चीज़ें। उन्होंने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। मेन वहाँ मतलब उस टाइम पे क्या थे, चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे। उसके अलावा जो आपका मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पृथ्वी, ठीक है, इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल, उसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके अलावा बहुत सारे आपके जो लॉन्च व्हीकल था जो आपका स्पेस फील्ड में काम किया। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए टू प्रमोट साइंस एंड टेक, ठीक है। ये तो आपका हो गया सीधे, लेकिन अगर आप सेक्टर वाइज बांटना चाहते हैं, ठीक है, कलाम जी की कंट्रीब्यूशन सेक्टर वाइज, तो आपने बता दिया एनर्जी की फील्ड में क्या किया उन्होंने, ठीक है, सोसाइटी के लिए क्या किया उन्होंने, उसके अलावा फिर अब स्पेस सेक्टर के लिए क्या किया, ठीक है, फिर डिफेंस के लिए क्या किया। तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग सेक्टर वाइज भी बांट सकते हैं ऐसे चाहें तो, नहीं तो बहुत अच्छा तरीका है, आपको लाइनें लिमिटेड मिलती हैं, बहुत अच्छा तरीका है, आप सीधे पॉइंट डाल के 1 2 3 4 पॉइंट बता दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुपर कंप्यूटर एंड इंडिया। ऐसे आया होता सुपर कंप्यूटर एंड इंडिया, तो आप थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, फिर उसमें इंडिया क्या अपना कंट्रीब्यूशन निभा रहा है, ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है सुपर कंप्यूटर की फील्ड में, वो देखेंगे। तो सुपर कंप्यूटर आर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स, ठीक है, डेफिनेशन हमने बताई, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड सिमुलेशंस एट एन एक्सेप्शनल स्पीड। इसमें क्या है, आपका बहुत बड़े कैलकुलेशन और सिमुलेशन हो जाएंगे बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो इसके लिए होता है आपका क्या, सुपर कंप्यूटर। आप सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे। अच्छा, सुपर कंप्यूटर और इंडिया, आप ऐसा मतलब 2017 में तो आ ही चुका है, तो आप पॉज करिए वीडियो और सोचिए कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया है 1 2 साल, तो आप लिखने की कोशिश करिए। आप अभी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं कि अभी MPPSC की तैयारी करना शुरू किया है, तो बस आप पॉज करिए, रोक कर सोचिए कि आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद फिर मिलाइए कि हाँ, ये चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। ये एक आपका बहुत अच्छा तरीका होगा सही रास्ते में बढ़ने का, कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी बस नॉलेज गेन हो रहा है, लेकिन वो उतना पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ आप भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, बस वीडियो मत देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और बताइए कि आप कैसे अपनी मेंस प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया, हाई परफॉर्मेंस इसका कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, सिमुलेशन को बहुत ही एक्सेप्शनल स्पीड में क्या करते हैं, सॉल्व कर देता है, ठीक है। इंडिया, द जर्नी ऑफ सुपर कंप्यूटिंग स्टार्टेड in the 1980s and has been significant progress over the years, ठीक है। इंडिया ने 1980s में स्टार्ट किया था और अब तो बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया और सुपर कंप्यूटर का देखते हैं क्या क्या रिलेशन है। सबसे पहला तो फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 8000 था, ठीक है, परम 8000 था। वॉज डेवलप्ड इन 1991 बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC। आपको जो ये CDAC है, ये मेन वर्क करता है आपका इसी सुपर कंप्यूटर वाली फील्ड में। तो इसका नाम क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये एडवांस कंप्यूटिंग के लिए ही बनाया ही गया था, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर सेकेंड हो गया, इंडिया सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज फर्दर एडवांस्ड विद सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ परम सीरीज मशीन। मतलब हमने परम क्या हुआ, परम 8000 तो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, फिर ठीक है। फिर ओवर द टाइम हमने क्या किया, बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी लगाई, उसके बाद जो भी सीरीज आई वो परम की सीरीज आई, ठीक है। फिर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये जो NSM है, हमने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी बना रखा है, ठीक है। CDAC भी इस्टेब्लिश कर रखा है, सेंटर एक है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके अलावा हमने एक मिशन भी बना रखा है सुपर कंप्यूटर के लिए, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन।
वॉज लॉन्च इन 2015, अभी 2015 में लॉन्च किया था, टू इनहेंस इंडिया सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सीधी बात है, हम सुपर कंप्यूटर बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या लेकर आए, सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, फिर अंडर NSM जो आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, उसमें सेवरल सुपर कंप्यूटर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इंक्लूडिंग परम शिवाय, ठीक है, प्रत्यूष, मिहिर, एम्ड एट वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरियाज। अच्छा, ये सब आपको सुपर कंप्यूटर मिलेंगे कहाँ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, जैसे कि IITs हो गया, ठीक है, IISc बैंगलोर हो गया, उसके अलावा जो वेदर फोरकास्टिंग वाला इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, सुपर कंप्यूटर मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाले परम शिवाय, प्रत्यूष, मिहिर, ये सब जब बनाए गए तो अलग अलग जगह पे इंस्टॉल किए गए। फिर इंडियाज करंट फ्लैगशिप सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI इज फोकस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड हैज अ पीक परफॉर्मेंस ऑफ 5.267 पेटाफ्लॉप्स। ये याद रखना है कि जो आपका ये फ्लॉप्स है, ये सुपर कंप्यूटर की यूनिट है। ठीक है, अभी हम किस में है, 5.267 पेटाफ्लॉप्स में कौन था, ये परम सिद्धि। ठीक है, परम सिद्धि AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया अपना करेंटली इंडियाज मोस्ट पावरफुल सिविलियन सुपर कंप्यूटर जो है वो है प्रत्यूष एंड मिहिर। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन साथ में जब वर्क करते हैं तो इनका जो ओवरऑल आता है वो क्या आता है, 6.8 पेटाफ्लॉप्स, ये इसकी स्पीड आती है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन वर्क जब एक साथ करते हैं तो उनका जो टोटल स्पीड है वो है आपका, मतलब जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 6.8 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, आर हाउस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM में लगा हुआ है पुणे, एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग NCMRWF नोएडा रिस्पेक्टिवली। जो आपका प्रत्यूष है वो कहाँ लगा हुआ है, पुणे में। ठीक है, IITM में, और जो आपका मिहिर है, मिहिर लगा हुआ है नोएडा में, NCMRWF में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में लगा होता है सुपर कंप्यूटर अपना, और इसकी जो टोटल इन दोनों को मिला के देखें तो कैपेसिटी कितनी है, 6.8 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया और सुपर कंप्यूटर के बारे में। इंडिया ने कैसे शुरुआत की, क्या मिशन चल रहे हैं, उसके बाद हमने प्रोग्रेस की, तो हमने परम के साथ साथ परम शिवाय, प्रत्यूष, मिहिर ये सब लेकर आए, परम सिद्धि आया। फिर अभी करंट में कौन सा सबसे टॉप में चल रहा है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो के बारे में बताना है कि क्या है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। सबसे पहले तो यही बताना है कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, फाउंडेड इन 1967, हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा। ठीक है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। उसके अलावा फाउंड कब हुआ था, 1967 में। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए हमने ये एजेंसी बनाई है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए वर्ल्ड वाइड काम करती है, प्रमोट करने के लिए और क्या करने के लिए, आपके प्रोटेक्ट करने के लिए। और उसके अलावा जेनेवा में हेडक्वार्टर है, 1967 में बनाई गई थी। फिर हम इसका देखेंगे व्हाट, अब हमने बता दिया कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, अभी काम क्या करती है। वीपो सर्व एज अ ग्लोबल फोरम फॉर मेंबर स्टेट्स टू डिस्कस एंड एस्टेब्लिश इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसीज, ट्रीटीज एंड कॉपरेशन प्रोग्राम्स। वीपो क्या करता है, वीपो सर्व एज अ ग्लोबल फोरम की तरह काम करता है फॉर मेंबर स्टेट्स, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वीपो के, टू डिस्कस एंड एस्टेब्लिश इंटरनेशनल IP पॉलिसीज, ट्रीटीज एंड कॉपरेशन। ठीक है, जो आपके मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच इंटरनेशनल पॉलिसीज के लिए, पॉलिसी कॉपरेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वीपो जो है वो क्या करता है, एक माहौल बना के देता है। उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए एक कॉपरेशन प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया ग्लोबल फोरम है। फिर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड इनकरेजिंग इनोवेशन, क्योंकि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिया ही इसलिए जाता है कि आप क्या करें, इनोवेशन इंकरेज करें, क्रिएटिविटी इंकरेज करें, एंड द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक
सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। आप जहाँ पे एक जगह पे कोई बड़ी कंट्री है जिसने कुछ नया इनोवेशन किया है, तो वो छोटी कंट्री जो भी गरीब कंट्री है उसको क्या करे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करे, जिससे वहाँ का सोशल, इकोनॉमिक और क्या हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है वीपो, ये सारी चीज़ें ध्यान रखता है और काम करवाता है। वीपो प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब वीपो का हमने क्या किया, एम क्या है, अब हम बताएंगे वीपो का वर्क क्या है। एक तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, जितने भी, अब मुझे कोई अपनी चीज़ अगर कॉपीराइट लेनी है, मुझे किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं वीपो में अगर ले लूँगी तो वो इंटरनेशनली क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि इस चीज़ का कॉपीराइट इंडिया में मधु के पास है, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके अलावा पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड कॉपीराइट्स, इन सब चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे अगर वीपो में, तो वो वर्ल्ड लेवल में क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इंडिया में करते हैं तो सिर्फ इंडिया में ही उसकी वैल्यू रहेगी, मतलब इंडिया में कॉपीराइट मुझे मिलेगा, लीगल राइट जो मिलता है। अगर मैं वीपो में करवा दूंगी तो मुझे इंटरनेशनली क्या मिल जाएगा, लीगल राइट मिल जाएगा उसके लिए, क्योंकि ये क्या है, एक ग्लोबल फोरम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट हो गया, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर असिस्टेंस इन आईपी प्रोटेक्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया किसी चीज़ का कॉपीराइट, लेकिन अब कॉपीराइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है कहीं पे, तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, आईपी प्रोटेक्शन। इन्फोर्समेंट, जो भी पॉलिसीज हैं आपके आईपी से रिलेटेड, उसका इन्फोर्समेंट करवाता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मान लो दो कंट्री ने किसी एक चीज़ के लिए ही कॉपीराइट ले लिया तो डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कराएगा। हेल्पिंग इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड नेशंस safeguard their intellectual assets. Next हो गया, वीपो conducts research, provides IP related information and capacity building programs and foster collaboration among stakeholder in the IP field. आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फील्ड में जितने भी काम होते हैं, जैसे कि आपका हो गया रिसर्च करवाना, फिर आईपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों तक बांटना, ठीक है, उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम करवाना, कोलैबोरेशन करवाना, ये सारी चीज़ें आपका वीपो करवाता है। मतलब ऐसा मान लो आप कि जो आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे काम करता है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको भी सॉल्व करवाता है, दो नेशंस के बीच होता है, दो इंडिविजुअल्स के बीच होता है, या बिजनेसेस के बीच होता है, वो सारी चीज़ें हैंडल करता है अपना वीपो, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। Through its activities, WIPO promotes a balanced and effective global IP system that benefits creators, इन्वेंटर एंड सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। आपको पता है कि देते क्यों हैं हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो इन्वेंटर है उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले अपने इनोवेशन का, अपने क्रिएशन का। तो वर्ल्ड लेवल पे कोई भी इशू ना हो, जैसे कि मान लो किसी ने कॉपी कर लिया, जाके यूएसए की कोई चीज़ कॉपी कर ली चाइना वालों ने और अपने यहाँ बना दी, तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके एसेट्स हैं उसमें किसी क्रिएटर का, किसी इन्वेंटर का नुकसान ना हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, वीपो रखता है, ठीक है। ये प्रमोट करता है एक बैलेंस और इफेक्टिव ग्लोबल आईपी सिस्टम, ठीक है, बैलेंस और इफेक्टिव ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम। तो ये हो गया आपका पूरा वीपो के बारे में। सबसे पहले हमने बता दिया है क्या, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, कब इस्टेब्लिश हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, काम क्या करती है। फिर हमने बता दिया कि काम मतलब कैसे कैसे करती है, ठीक है। तो ग्लोबल फोरम है, कॉपरेशन देखती है, उसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करती है, उसके अलावा रिसर्च भी करती है उस फील्ड में, ठीक है। उसका मेन एम होता है कि इनकरेज हो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन। उसके अलावा ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, आप वहाँ पे जैसे कंटेंट आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इन सारी चीज़ों का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वीपो में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो कि थी 50 वर्ड्स में लिखनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बॉस, ठीक है। बॉस क्या है, ये भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये है बॉस। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इज एन इंडियन लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि रहता है किसका, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सबका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका, हमारे इंडिया का, लाइनेक्स बेस्ड है, ठीक है। डेवलप किसने किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आपको मैंने बताया सीडैक का नाम अभी कहाँ पढ़ा, सुपर कंप्यूटर में भी पढ़ा। और इसने क्या किया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया है, ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन।
फिर एम क्या है इसका, एम टू प्रोवाइड सिक्योर, कस्टमाइजेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल वगैरह के क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, तो सीडेक ने बनाया इंडियन गवर्नमेंट और जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, उसके अलावा सिक्योर है और कस्टमाइजेबल है, ठीक है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं उसको। बॉस ऑफर सपोर्ट फॉर मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज, मेन आपको दिखता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन बॉस ने क्या किया है बहुत सारे मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, एंड स्क्रिप्ट फैसिलिटेटिंग वाइड स्प्रेड अडॉप्शन एंड एक्सेसिबिलिटी, इसकी वजह से इसका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हुआ है, ठीक है। फिर इट इंक्लूड अ रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर ऑफिस प्रोडक्टिविटी, इंटरनेट ब्राउजिंग, मल्टीमीडिया एंड एजुकेशनल पर्पजेस। अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही मेन क्या है सपोर्टर होता है, बेस होता है, जिससे उसके आगे इंटरनेट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, वो सारे रन करते हैं। तो बॉस में भी सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, ब्राउज करने के लिए हो गया, ठीक है, इंटरनेट के लिए हो गया, ऑफिस के लिए कोई चीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड की गई हैं, ठीक है, बॉस में इंक्लूड की गई हैं। फिर बॉस फोकसेस ऑन सिक्योरिटी इन्हांसमेंट एंड हैज़ फीचर लाइक फाइल इंक्रिप्शन एंड वायरस प्रोटेक्शन, ठीक है। बॉस जो है सीधी बात है किसके लिए काम कर रहा है, मतलब बनाया किसके लिए गया है, गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो फोकस सबसे ज़्यादा किस में करेगा, ये सिक्योरिटी इन्हांसमेंट पे करेगा, सिक्योर होना चाहिए, वायरस प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है, इंक्रिप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, वायरस प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये बॉस जो है उस पर फोकस कर रहा है। फिर द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स बोथ डेस्कटॉप एंड सर्वर वर्जन केटरिंग टू डिफरेंट कंप्यूटिंग नीड्स, ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन भी है, सर्वर वर्जन भी है इसका। बॉस प्रमोट्स द यूज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो आपका ये बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये प्रमोट करता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इंकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड कस्टमाइजेशन विद इन द इंडियन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम। ओपन सॉफ्टवेयर सिस्टम है मतलब आप जो लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड में या कुछ ना कुछ इनोवेशन कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, वो इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कोलैबोरेशन हो और कस्टमाइजेशन हो इंडियन सॉफ्टवेयर सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, इट हैज़ बीन डिप्लॉयड इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस एंड लोकलाइजेशन एफर्ट इन इंडिया, ठीक है। हमने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन सब में बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है। इसके मतलब थ्रू हम कर क्या रहे हैं, एक तो मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन जो आपका सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट है वो इंक्रीज कर रहे हैं, उसके अलावा डिजिटल गवर्नेंस को भी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका किससे रिलेटेड, बॉस से रिलेटेड, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है, मेन चीजें मैंने आपको बता दी। डिस्कस बायोडाइवर्सिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के रेफरेंस में हमें बायोडाइवर्सिटी समझानी है। तो सबसे पहले आप तो बताएंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द इकोसिस्टम दे इनहैबिट। हम बायो और डाइवर्सिटी, ठीक है, बायो प्लस डाइवर्सिटी, कितना डाइवर्स है वहाँ पे, बायो में आ गया आपका प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, और कितना डाइवर्स है इंक्लूडिंग उस पूरे इकोसिस्टम में, ठीक है। मध्य प्रदेश इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, हियर आर सम की पॉइंट। सबसे पहले देखेंगे कि फ्लोरा कितना डाइवर्स है, ठीक है, फ्लोरा डाइवर्सिटी। एमपी हैव डाइवर्स वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है इंक्लूडिंग डेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड है, वेटलैंड्स है एंड मेडिसिनल प्लांट्स है। तो इंडिया आपको एमपी में मेडिसिनल प्लांट भी मिल जाएंगे, उसके अलावा ग्रासलैंड भी मिलेगा, वेटलैंड भी मिलेगा, वेटलैंड आपका भोज हो गया, भोजताल, उसके अलावा ग्रासलैंड भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, उसके अलावा डेंस फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको पता है साल सागौन के बहुत डेंस फॉरेस्ट भी हैं हमारे यहाँ। इट इज़ अ होम ऑफ सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट कवर सच एज सतपुड़ा एंड विंध्यन रेंजेस, जो आपके सतपुड़ा और विंध्यन रेंजेस है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्लोरा डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की, ठीक है। फिर
फॉना डाइवर्सिटी, यहाँ पे हम एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है। एमपी हाउसेज अ वाइड रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इंक्लूडिंग आइकॉनिक एनिमल्स लाइक द रॉयल बंगाल टाइगर। हमारे यहाँ पे क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर आपको बाघ मिलते ही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कान्हा हो गया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। उसके अलावा हमारे यहाँ लेपर्ड भी मिलते हैं, ठीक है। फिर स्लॉथ बियर हो गया, इंडियन वुल्स हो गया, अब वेरियस डियर स्पीसीज हो गई। जैसे आपको पता है कान्हा में जो 12 सिंगा हैं बहुत वैरायटी के, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन फौना का हमारे यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर है। उसके अलावा बहुत सारी वैरायटी किसमें है, डियर में है, स्लॉथ बियर हो गया और इंडियन वुल्स बहुत सारे हो गए। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी किसमें, फौना डाइवर्सिटी में, एमपी में। फिर नेक्स्ट आपका एविफोना आपका चिड़ियों से रिलेटेड। द स्टेट इज अ पैराडाइज फॉर बर्ड वॉचर्स with numerous bird species found in various habitats. The ornithologically significant site like सरदारपुर घाटी गांव बर्ड सेंचुरी, तो आपके जो बर्ड सेंचुरी है सरदारपुर और घाटी गांव, उसके अलावा बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अट्रैक्ट करता है माइग्रेटरी एंड रेसिडेंट बर्ड स्पीसीज, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड भी आते हैं बहुत ज़्यादा, उसके अलावा रेसिडेंट भी बर्ड आपको मिलेंगे बोरी जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, सतपुड़ा के आसपास वाले एरिया में। तो ये हो गया आपका एविफोना के लिए। नेक्स्ट हो गया रिवर्स एंड वेटलैंड्स। तो एमपी इज ब्लेस्ड विद रिवर्स लाइक नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, चंबल सपोर्टिंग डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ मिलेगी। वेटलैंड लाइक भोज वेटलैंड्स, नेशनल चंबर सेंचुरी हार्बर न्यूमरस स्पीसीज इंक्लूडिंग घड़ियाल एंड गंगेटिक डॉल्फिन्स। तो हमारे यहाँ जो हमने क्या बता दिया, प्लांट्स के बारे में बता दिया, एनिमल्स फौना के बारे में बता दिया, फ्लोरा फौना एविफोना। उसके अलावा जो आपका रिवर्स और वेटलैंड्स है उसमें बहुत सारे क्या है, जैसे आपका घड़ियाल हो गया तो नेशनल चंबल सेंचुरी हो गई आपकी, तो वहाँ पे घड़ियाल मिल रहा है। उसके अलावा आपको गंगेटिक डॉल्फिन भी मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना एमपी में बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। Preserving MP's biodiversity is crucial for ecological balance, sustainable development and maintaining the unique natural heritage of the region, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सारी चीज़ें बता दी, पेड़ कैसे मिल रहे हैं और उसके अलावा आपको जीव जंतु कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। जो मरीन लाइफ है, मतलब आपकी जो वाटर वाली लाइफ है वो कैसी है, तो आपके यहाँ चंबल में घड़ियाल भी हैं, गंगेटिक आपका जो डॉल्फिन है वो भी है, आपकी एविफोना चिड़िया कैसी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आपने बता दिया, ठीक है। यहाँ पे चाहें तो आप बर्ड सेंचुरी में कुछ नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा सोन चिड़िया हो गया, ठीक है, इंडियन बस्टर्ड। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं किसमें, बायोडाइवर्सिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी का सोशल डेवलपमेंट में रिलेशन बताना है। ऐसे ही पूछा गया था साइंस एंड टेक का किससे, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस। ऐसे ही आपको सोशल पूछा है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पूछा ही जा सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो जब आप एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको फिर क्या करना है, उससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन बन रहा है उनको प्रैक्टिस कर लेनी है। 10 वर्ड्स में क्या लिखेंगे, 50 वर्ड्स में क्या लिखेंगे, 200 वर्ड्स में क्या लिखेंगे, यही तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, समझना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रटने पे ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर करने में ध्यान मत दीजिए। आप क्वेश्चन जो है उनको लिखिए, फिर देखिए कि आप किस चीज़ में पीछे जा रहे हैं। आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे, या आपको फैक्ट कम पढ़ रहे हैं, या आपको कोई एक एरिया है जो आपने पढ़ा नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि आपको किस एरिया में काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का या बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज कर रहे होते हैं और देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है, उनके डेरिवेटिव्स का, टू डेवलप और क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड। डेवलप करने के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट बेनिफिटिंग सोसाइटी इन मल्टीपल वेज। फिर हम बताएंगे कि सोसाइटी को मल्टीपल वेज में कैसे बेनिफिट करता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। चालू करते हैं 1 नंबर। सबसे पहला इंप्रूविंग एग्रीकल्चर। सबसे पहला हम एग्रीकल्चर में यूज लिखेंगे, बायोटेक क्रॉप्स सच एज जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज कैन इनहेंस क्रॉप यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट। मैंने आपको गोल्डन राइस बताया है, मैंने आपको बीटी कॉटन बताया है, जो कुछ है क्रॉप यील्ड पे फोकस कर रही हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस पे फोकस कर रही हैं, गोल्डन राइस आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने पे फोकस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जब हम कर देते हैं किसी क्रॉप को तब कर पाते हैं। वो किस जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होगा कैसे होगा, आपका बायोटेक्नोलॉजी से होगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका
Importance: addressing food security, reducing the environmental impact of farming. तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड भी हो सकती है कि एक तरफ तो हम पेस्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं डालना पड़ रहा, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह और पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ नहीं करना पड़ रहा। दूसरी तरफ इसका थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकता है क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं, हमको नहीं पता जब वो मॉडिफाइड हो जाएगा तो उसका बहुत लंबे टाइम बाद इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो आप ये चीज़ चाहें तो हटा भी सकते हैं, बस ये आप बता दीजिए कि हमारा इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर रहे हैं हम बायोटेक्नोलॉजी का, उसकी वजह से जो अपना फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन हो रहा है। उसके अलावा आप जब न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देंगे तो हेल्थ अच्छी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सोशल आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिर एडवांसिंग हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स। तो आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ ही करके हम वैक्सीन्स बना रहे हैं, ड्रग्स बना रहे हैं, बहुत कम टाइम पे बना रहे हैं। कोविड के टाइम पे आपने देखा इतने कम टाइम में हमने एक वैक्सीन बना ली जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था। तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। द जीन थेरेपीज इम्प्रूविंग हेल्थ केयर आउटकम एंड सेविंग लाइव्स, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही हम कोविड के टाइम पे जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको कम कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो गई है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो पाई हैं? आपके बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखें पॉइंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसे आ रही है? बायोटेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स, बायो रिमेडिएशन टेक्निक एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। जब आपको पता है कि बहुत सारे बायोफ्यूल्स हम जनरेट कर रहे हैं, बायो रिमेडिएशन कर रहे हैं प्रोसेस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। और वो डायरेक्टली आपके किससे रिलेटेड है? सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जब आपका इन्वायरमेंट खराब होगा तो आपका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस पे पड़ेगा? सोशल लाइफ पे, ठीक है। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम किसकी वजह से ला रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। Biotech innovation drive industrial progresses including bio-based material, enzyme production and bioprocessing leading to economic growth and job creation. इंडस्ट्रीज में हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे एंजाइम प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में, बायो बेस्ड मटेरियल बनाने में, उसके अलावा बायो प्रोसेसिंग में। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? कहीं ना कहीं जो अपना वेस्ट मटेरियल है उसको कम कर रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही हैं। जैसे ही आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो जॉब क्रिएट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी, आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पॉवर्टी कम होगी, हेल्थ इंप्रूव होगा, ठीक है, एजुकेशन इंप्रूव होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट से, ठीक है। फिर एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, बायोटेक्नोलॉजी प्ले अ रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर स्कार्सिटी बाय प्रोवाइडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन। आपको पता है कि आने वाले टाइम पे जैसे ही है आपका ग्राउंड लेवल वो बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है, ग्राउंड लेवल वाटर जो है बहुत कम होता जा रहा है। उसके अलावा एक्सट्रीम वेदर हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं फ्लड आ रहा है तो बहुत ज़्यादा कहीं ड्रॉट हो रहा है, हीट वेव्स है। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हम कहाँ देखेंगे? हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये जो आपके ग्लोबल चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका बायोटेक्नोलॉजी और सोशल डेवलपमेंट का रिलेशन एक दूसरे से, ठीक है। आपने अलग अलग फील्ड बता दी, आपने हेल्थ बता दिया, आपने एग्रीकल्चर बता दिया, एग्रीकल्चर में मतलब फूड सिक्योरिटी, फिर आपने एनवायरनमेंट बता दिया, आपने इंडस्ट्री बता दी मतलब जॉब क्रिएशन कैसे हो रहा है, आपने ग्लोबल चैलेंजेस बता दिए कैसे हम एड्रेस कर रहे हैं। तो ये आपका अलग अलग रिलेशन हो गया बायोटेक्नोलॉजी का सोशल डेवलपमेंट से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग क्या है? ग्रीन लगा हुआ है तो सीधी बात है कुछ ना कुछ तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा ही होगा, ठीक है। मतलब जहाँ भी आपको अभी ग्रीन केमिस्ट्री भी हमने पढ़ा, अब ग्रीन बिल्डिंग आ गया, तो जैसे ही आप वर्ड देखेंगे किसी में भी ग्रीन लगा हुआ मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, ठीक है, आ गया इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। are designed and constructed with a focus on reducing environmental impact। जब हम एक बिल्डिंग को बनाते हैं तो कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उस बिल्डिंग का वो कम से कम, ठीक है।
एंड प्रमोटिंग रिसोर्स इफिशिएंसी, एंड उसमें जो रिसोर्स यूज हो रहे हैं, लाइट है, फैन है, ठीक है, इन सब का जो इफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। की फीचर कौन कौन से देख लेते हैं। जैसे कि आपको हो गया, एक बिल्डिंग बनाई मैंने और बहुत ज़्यादा उसमें क्या कर दिया, ऐसे ओपन ओपन कर दिया तो हवा बहुत अच्छी आ रही है, लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, तो आपको फैन, एसी, इन सब की ज़रूरत कम पड़ेगी। लाइटिंग आ रही है तो आप लाइट कम जलाएंगे, तो ये सारा जो हो गया कहीं ना कहीं आपका ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है। फिर सबसे पहला एनर्जी इफिशियंसी। ग्रीन बिल्डिंग्स इनकॉर्पोरेट एनर्जी सेविंग मेजर्स लाइक एफिशिएंट इंसुलेशन, आपका जो इंसुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो, एलईडी लाइटिंग हो, लाइटिंग एलईडी हो जिससे क्या हो, मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं हो। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो लाइक सोलर पैनल, मतलब हम जो वहाँ की लाइट्स हैं, फैन है, उनको भी चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो वो सोलर पैनल के थ्रू कर रहे हो, तो ये हो गया एनर्जी एफिशिएंसी। फिर वाटर कंजर्वेशन, दे यूटिलाइज वाटर efficient features, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग टू मिनिमाइज वाटर कंजप्शन, ठीक है। जैसे हमारा पानी, बारिश हो रहा है तो उसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर ले, उसके अलावा जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करके किसी और चीज़ में यूज़ कर ले, तो ये सारा वाटर कंजर्वेशन हो गया आपका उसी बिल्डिंग में। तो क्या कर रहा है, वो एनर्जी बचा रहा है, ये हो गया आपका ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट। फिर सस्टेनेबल मटेरियल, उसमें जो मटेरियल हो रहा है, ग्रीन बिल्डिंग prioritize the use of environmentally friendly and recycled materials such as bamboo flooring, low VOC paints and sustainable wood, मतलब हम बिल्डिंग को बनाने में जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें हम फोकस कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम क्या हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है, और सस्टेनेबल हो, ठीक है। बम्बू फ्लोर बना दिया, लो VOC का पेंट यूज कर लिया, उसके अलावा सस्टेनेबल वुड यूज कर ली, तो ये सारी चीजें हमने क्या की, ग्रीन बिल्डिंग बनाने में यूज किया। फिर हो गया आपका इंडोर एयर क्वालिटी, दे एम्फसाइज प्रॉपर वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, यूज ऑफ नेचुरल मटेरियल, अवॉइडेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल टू क्रिएट अ हेल्दी एंड कंफर्टेबल इंडोर एनवायरनमेंट। अंदर जो आपका इन्वायरमेंट है, हमने बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, वेंटिलेशन बहुत अच्छा कर दिया, वो क्या करेगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएगा विदाउट एनी केमिकल यूज, ठीक है। एग्जाम्पल दे दीजिए, सबसे पहले प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग इंक्लूड द बुलियट सेंटर इन सिएटल, ठीक है, नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग है ये। इंडिया में कौन सा हो गया आपका, ये पिक्सल जो है वो मेलबर्न की, सुजलॉन वन अर्थ ये पुणे की, ठीक है। ये आपके एग्जांपल हो गया ग्रीन बिल्डिंग के, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें यूज की जा रही हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जो ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, उतनी ही एनर्जी अब्जॉर्व कर लेता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, ये सोलर पैनल यूज कर रहा है एनर्जी के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है बताना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये 10 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, 50 वर्ड्स में भी और 200 वर्ड्स में भी, ठीक है, तो आपको इन तीनों के हिसाब से तैयार करना है। ये आपका 50 वर्ड्स में आया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है, मैन मेड हो या नेचुरल हो, उस डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है वो मिटिगेट करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और सिस्टमैटिक प्लानिंग के थ्रू। इसमें फिर हम की पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हमने बता दिया डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, हम मैनेज कर रहे हैं डिजास्टर को, नेचुरल हो या मैन मेड हो। फिर की पॉइंट हो गया सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस, डेवलपिंग डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान्स, कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। हम प्रिपेयर्डनेस मतलब हम प्रिपेयर कैसे करते हैं किसी भी डिजास्टर के लिए अपने आप को, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या बनाया, एक प्लान बनाया कि अगर डिजास्टर आएगा तो हमें कैसे काम करना है। फिर रिस्क असेसमेंट किया, रिस्क कितना हो सकता है उस डिजास्टर की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया, जैसे कि अभी क्या देखा आपने, साइक्लोन देखा, विपरजॉय, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, प्लान था पहले से ही, हमने रिस्क असेसमेंट किया और उसके बाद हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम से हमने पता कर लिया कि कितना रिस्क हो सकता है और फिर वहाँ से लोगों को क्या किया, रीलोकेट कर दिया दूसरी जगह पे। तो ये हो गया प्रिपेयर्डनेस। दूसरा रिस्पॉन्स, मोबिलाइजिंग इमरजेंसी सर्विसेज, रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल असिस्टेंस एंड प्रोवाइडिंग टेम्पररी शेल्टर एंड रिलीफ सप्लाईज।
रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जब डिजास्टर मैनेजमेंट में हम रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, हमारा ये जो सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम है वो कितना अच्छा है, उसके अलावा मेडिकल असिस्टेंस कितना जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स, प्रोवाइडिंग टेम्पररी शेल्टर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जैसे ही आपका अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो हम टेम्पररी शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, रिलीफ सप्लाई उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर थर्ड हो गया आपका रिकवरी। सबसे पहले प्रिपेयर्डनेस होती है, फिर होता है आपका रिस्पॉन्स। अब जैसे प्रिपेयर्डनेस होता है तब के लेवल पे जब डिजास्टर नहीं आया है, हमें बस पता है कि आ सकता है, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर रिस्पॉन्स कब आएगा, जब डिजास्टर आ चुका है, मतलब मान लीजिए अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक आ चुका है, अब हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इमरजेंसी सिस्टम, मेडिकल असिस्टेंट, शेल्टर, फूड सप्लाई, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर रिकवरी, अब रिस्पॉन्स हमने कर दिया, अब रिकवरी, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, रिकवरी कैसे करेंगे, फैसिलिटेटिंग द रेस्टोरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसेंशियल सर्विसेज, लाइवलीहुड एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। जैसे कि आपको पता है जो कच्छ गुजरात वाले एरिया में भूकंप आया था, तब क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लॉस हो गया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसेंशियल जो सर्विसेज हैं, फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, लाइटिंग हो गई, इन पे ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम घर बहुत सारे बर्बाद हो गए तो अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना पड़ेगा, फिर उस पर ध्यान देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया होगा, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देंगे। तो ये सब किस में आएगा, रिकवरी फेज में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका मिटिगेशन। अब हमने क्या किया, रिस्पॉन्स, पहले तो प्रिपेयर हो गया, फिर रिस्पॉन्स दे दिया जैसे ही आया, रिस्पॉन्स के बाद हम रिकवर कर गए, अब होगा मिटिगेशन, ठीक है। मिटिगेशन कम करने के लिए क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डिजास्टर, ठीक है। मिटिगेट करेंगे कि मतलब हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं फ्यूचर डिजास्टर को, सच एज बिल्डिंग कोड्स, लैंड यूज प्लानिंग, पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, कैंपेन्स। तो अब हम मिटिगेट करने के लिए क्या क्या करेंगे, पहले तो ये हुआ खुद को प्रिपेयर कर लिया, रिस्पॉन्स दे दिया, रिकवरी कर लिया। अब लेकिन हमें पता है कि नेक्स्ट टाइम ना आए या बहुत ही मतलब उसका कम हो इम्पैक्ट, तो हम क्या करेंगे, मिटिगेट करेंगे, ऐसे ऐसे मेजर्स इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे हम लैंड यूज कैसे कर रहे हैं, प्लानिंग, बिल्डिंग कोड्स क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे जिससे मिटिगेट कर सकें हम उसका इम्पैक्ट, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो गया अर्थक्वेक। फिर कोलैबोरेशन, effective disaster management involves coordination among government agencies, NGO, communities and international organizations for comprehensive and coordinated response। तो हमें पता है कि डिजास्टर के टाइम पे बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, तो हमें कोलैबोरेशन करना होता है गवर्नमेंट को, एनजीओ के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, अदर जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ, कि जैसे तुरंत रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। हमें जैसे अभी नेपाल में हुआ था थोड़े टाइम पहले, तो इंडिया ने तुरंत असिस्टेंट भेजी थी, ठीक है, उसको अपने नेपाल को। तो यही सारी चीज़ें हैं कि कोलैबोरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए डिजास्टर में, जिससे आप क्या कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कर पाएँ, ठीक है, आपका जो लॉस है वो बहुत कम हो, रिकवरी अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोलैबोरेशन। उसके अलावा उस एरिया में जो लोग रहते हैं उनके साथ भी, उस कम्युनिटी के साथ भी कोलैबोरेट करना ज़रूरी है कि आप जो एरिया है वो थोड़ा सा डिजास्टर प्रोन एरिया है, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, enhancing the skill and knowledge of responder, establishing communication networks and conducting drills and exercise to improve readiness। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो उस एरिया में रहते हैं जो कि डिजास्टर प्रोन एरिया है, उनको क्या करना, ट्रेनिंग देना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना। उसके अलावा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ पे भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग ज़रूरी है कि अगर कभी कुछ होता है तो हमारे पास एक ट्रेंड जो लोग हैं वो होने चाहिए जो तुरंत जो है रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो रिस्पॉन्डर्स हैं वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं इंडिया लेवल पे क्या है, इंडिया लेवल पे है आपका NDMA, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। NDRF इसी के अंतर्गत आता है, NDRF, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। और नेशनली लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाई जाती है। तो ये हमने बना रखा है ट्रेनिंग और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एम टू सेव लाइव्स, मिनिमाइज इंजरीज, प्रिजर्व इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रमोट रिजिलियंट इन द फेस ऑफ
डिजास्टर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें लॉस कम करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कम करना है, ह्यूमन लॉस कम करना है। उसके अलावा हमें क्या करना है कि प्रमोट करना है रिजिलियंट, कि नेक्स्ट टाइम आए तो कैसे हम उस चीज़ को और कम कर सकें। तो ये सारा हो गया आपके किस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या, फिर उसमें की पॉइंट कौन कौन से इंक्लूड होते हैं हमने ये बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज MOM। ऐसे ही लिखा हुआ था MOM, कुछ लोगों को लगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हो सकता है, लेकिन ये आपका मॉम से रिलेटेड है। मॉम मतलब मार्स ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, also known as मंगलयान, is India's landmark space mission to explore Mars। मार्स में गए थे, मॉम हमने नाम रखा था। की पॉइंट हमने बता दिए मॉम के बारे में, क्या क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, द प्राइमरी गोल ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन इज टू डिमॉन्स्ट्रेट इंडियाज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज in interplanetary exploration and gather scientific data about Mars। एक तो हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कितना कर चुके हैं और कैपेबिलिटी इन इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, उसके अलावा हमें मार्स का साइंटिफिक डेटा भी गैदर करना था। ठीक है, लॉन्च एंड अराइवल, लॉन्च कब हुआ था, मंगलयान वाज लॉन्च्ड ऑन द November 5, 2013 and reached Mars orbit on September 24, 2014। मतलब यहाँ 2013 से निकला था नवंबर में, वहां पहुंचा था सितंबर 2014 को। ठीक है, अच्छा आपका चंद्रयान के बारे में भी पूछा जा चुका है, मार्स के आपके मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान के बारे में पूछा जा चुका है। तो ये आपके जो है आप याद रखिए, जितने भी आपके मेन मिशन हुए हैं उनके बारे में आपको 10, 50, 200 इनके इतने आपके नोट्स तैयार होने चाहिए। ठीक है, मेकिंग इंडिया द फर्स्ट एशियन कंट्री टू सक्सेसफुली रीच द मार्शियन ऑर्बिट ऑन इट्स मेडन अटेम्प्ट, मतलब पहले अटेम्प्ट में ही हम पहुंच गए थे मार्स के ऑर्बिट में। ठीक है, और पहली एशियन कंट्री थी, यूरोप कर चुका था, आपका USA कर चुका था, लेकिन ये पहली एशियन कंट्री थी जिसने क्या किया, पहले अटेम्प्ट में कहाँ पहुंचे हम, मार्स के ऑर्बिट में। ठीक है, 2013 में निकले थे नवंबर में, सितंबर 2014 में पहुंच गए। फिर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, द स्पेसक्राफ्ट कैरियर 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी द मार्शियन एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट एंड सरफेस फीचर। इंस्ट्रूमेंट हमने 5 लगाए थे, उसके सरफेस को, उसके एटमॉस्फेयर को, उसके क्लाइमेट को और उसके सरफेस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट इफिशिएंसी, आपको पता है सबसे ज़्यादा मेन बात यही थी कि हमने बहुत ही कम पैसों में आपका मंगलयान तैयार कर लिया था। द मिशन वॉज अकम्प्लिश्ड एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट कंपेयर टू अदर मार्स मिशन। ठीक है, जितने भी अदर कंट्रीज के मार्स मिशन गए हैं उनके कंपेयर में हमने बहुत ही कम पैसे में ये पूरा मिशन कंप्लीट कर लिया था। शो कास्टिंग इंडियाज एबिलिटी टू अचीव स्पेस एक्सप्लोरेशन गोल्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, हमें ये कैपेबिलिटी हमारी शो करता है कि हम कितने कम रिसोर्सेज में भी कितने बड़े काम कर सकते हैं स्पेस की फील्ड में। ठीक है, फिर सक्सेस एंड डिस्कवरीज, क्या किया था डिस्कवरी, मार्स ऑर्बिटल मिशन हैज प्रोवाइडेड वैल्यूएबल डेटा ऑन मार्स एटमॉस्फेयर, डस्ट स्टॉर्म्स, कि वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स कितनी ज़्यादा आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस, हमने बताया कि वहाँ पे मीथेन गैस प्रेजेंट है। फिर कंट्रीब्यूटिंग टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेड प्लैनेट, हमने अपने मार्स मिशन में क्या किया, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि वहाँ पे मीथेन है, कैसे डस्ट स्टॉर्म आते हैं वहाँ पे। ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा है मार्स का, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कवरी की। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, द मिशन ऑल्सो fostered international cooperation with collaboration and data sharing between ISRO and the other space agencies। हमने डेटा गैदर किया, फिर अदर एजेंसीज को भी हमने वो चीज़ें क्या की, शेयर की। तो यहाँ कोलैबोरेशन भी बड़ा इंटरनेशनल। ठीक है, फिर लास्ट में लिख देंगे मार्स ऑर्बिटल मिशन हाईलाइटेड India's ability in space exploration and strengthened its position as a leading space faring nation। ठीक है, हमने क्या किया कि जैसे ही हम एक बार में मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गए और इतने कम कॉस्ट में, इतने कम रिसोर्सेज के साथ, तो हमने दुनिया को बताया कि हम कितना अच्छे से रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, हम एक लीडिंग कंट्री हैं। ठीक है, स्पेस की फील्ड में, और इंडिया की एबिलिटी दिखाई वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मार्स मिशन। मार्स मिशन में आपने सबसे पहले तो बता दिया कि ऑब्जेक्टिव क्या था, फिर लॉन्च कब हुआ था, अराइव कब हुआ वहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट कौन से थे, फिर कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में बताया, सक्सेस और डिस्कवरी के बारे में बताया, फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बारे में बताया, कोलैबोरेशन हमने क्या क्या किए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई मार्स ऑर्बिटल मिशन की। नेक्स्ट देखिए, आपका जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था
15 नंबर का, उसमें पूछा गया था मैथ्स, ठीक है। मैथ्स का अभी भी क्वेश्चन आता है, पहले भी आता था। क्या आया था? इफ रुपी 510 be divided among xyz in such a way that x gets 2/3 of y, what y gets? Y gets 1/3 of what z gets. Then how many shares will be separately as well as respectively of the above three? ठीक है, तो 510 रुपए हैं, ठीक है। 510 रुपए हमें डिवाइड करने हैं किसके किसके बीच? x, y और z के बीच। फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या गिवन डेटा, देखो सबसे पहले x क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है 2/3 ऑफ y, ठीक है, ये देख लिया हमने। फिर y क्या दिया हुआ है? 1/4 ऑफ z। तो हमें क्या है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो हम y के टर्म में ही पूरा इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने इधर भेज दिया, मतलब y इक्वस टू 1/4 z हुआ, तो z इक्वस टू 4y हो गया, 4y हो गया। अब हम इक्वेशन क्या बनाएंगे? x प्लस वाई प्लस z, तीनों को ऐड करके कितना था टोटल? 510, ठीक है, 510 रुपए थे। x की वैल्यू हो गई आपकी 2/3 y, फिर y तो y है ही, z क्या हो गया? 4y, ठीक है, ये 510। अब ये क्या करना है, यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा y इक्वस टू 90 रुपए। y को कितना मिलेगा? 90 रुपए मिलेगा। अब y जब से ही आपको पता चल गया तो z निकाल लेंगे, z इक्वस टू 4y, और y आपका x निकाल लेंगे, x इक्वस टू 2/3 ऑफ y, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो ये हो गया x इक्वस टू 2/3 इंटू y, तो ये हो गया आपका आंसर आ गया यहाँ पे 60, ठीक है। और z इक्वस टू 4y था, तो 4 इंटू 90, तो ये हो गया 360, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको कैलकुलेशन करनी थी, थोड़ी फॉर्मूले में रख देना था और फिर उससे सॉल्व हो जाता, ठीक है। मैथ्स के आपके क्वेश्चन इजी ही आते हैं। जिन्होंने एक बार भी मैथ्स नहीं पढ़ी उनको लगता है कि यार मैथ्स कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत टफ आता है, लेकिन आप 15 में भी देखेंगे, 16 में भी देखेंगे, 17 में भी देखेंगे, जो लेवल है क्वेश्चन का मैथ्स में बहुत ईजी है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत भी मैथ्स अगर करके जाते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसमें से 30 नंबर के आने ही आने हैं, तो इसलिए आपको और बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ के जानी चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन्हें बताइए कि वो मेंस की प्रैक्टिस कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं फ्री में यूट्यूब में। अभी आपका जो पेपर 2022 वाला है उसमें टाइम है, आप अगर मेरे साथ एक एक दिन मतलब थोड़ा थोड़ा भी लिखना चालू करते हैं तो आप देखिएगा 2022 के पेपर तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप प्रीवियस ईयर से चालू करिए, जैसे मैं बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर उठाइए और चालू करिए, उसको सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके खुद लिखने की कोशिश करिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वीक कौन सा पार्ट है, स्ट्रॉन्ग कौन सा पार्ट है। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, ठीक है, कुछ भी लिख पा रहे हैं जैसा तैसा कुछ भी वैसे ही चालू करिए, क्योंकि एक दिन में आप बहुत एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। किसी भी चीज़ में मतलब महारत पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और शुरुआत आपकी बहुत ज़ीरो लेवल से ही होगी। तो शुरुआत करिए, फिर वहाँ तक धीरे धीरे बढ़िए। मैं आपको कंटिन्यू करवा ही रही हूँ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है प्रीवियस ईयर पेपर से चालू करिए। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि पहले कैसा पेपर पूछा गया है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।